हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ फ्यूचर लर्निंग एकेडमी। मैं मोहम्मद तौहीद आप लोगों के सामने आज के सेशन में बात करने वाला हूं, जो कि स्पेशली टेंथ के स्टूडेंट के लिए हैं जो इस बार बोर्ड दे रहे हैं, चाहे वो सीबीएसई स्टूडेंट हो, सीबीएसई बोर्ड के हो या एएमयू बोर्ड के हो। आप सब लोगों को पता ही होगा कि एएमयू बोर्ड का एग्ज़ाम जो है वो 24 फेब से स्टार्ट है और सीबीएसई वालों का भी डेट शीट आ चुका है। उनका एग्ज़ाम 19 फरवरी से स्टार्ट है, 19 फेब से। अब ऐसे में बच्चे किस तरीके से तैयारी करें, इस पे ज़रा सा हम लोग बात करेंगे। एक वीडियो हम आपके लिए बनाएंगे कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर द क्या कहते हैं कि बोर्ड एग्जामिनेशन, वो अलग से बात करेंगे। ठीक है, आज के सेशन में हम बात करेंगे आपसे कि स्पेशली मैं चूंकि आपका बायो मेंटोर हूँ, तो बायो को किस तरीके से पढ़ा जाए और बायो में किस तरीके से मार्क्स को एनहेंस करेंगे और बायो में क्या क्या कर सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो बहुत सारे बच्चों की क्यूरीज ये थी कि सर अब तक जो है वो बायो हमने बहुत सही ढंग से नहीं पढ़ा है। अब हमारे पास 35 से 40 दिन बच रहे हैं, 45 दिन बच रहे हैं, इसमें किस तरीके से हम प्रिपरेशन करें कि हमारा एक सिलेबस हो जाए ठीक ठाक, हम मार्क्स को एनहेंस कर लें। देखो बच्चों, जो टाइम जा चुका है उसके लिए तो अब कुछ कर नहीं सकते, वो गया। लेकिन जो बचे हुए टाइम है इसमें हम बहुत अच्छे से प्रिपरेशन को कर सकते हैं। जो मार्क्स आपके 65-70 आप लाना चाह रहे थे बायो में, 65-67%, वो आप 90 से 95% तक आप कर सकते हैं। और बिल्कुल कर सकते हैं, हर एक बच्चा कर सकता है। हर एक बच्चे के अंदर वो पोटेंशियल है जो मार्क्स को अपने इन्हेंस कर सकता है। और आपके पास 45 डेज या 40 डेज बहुत होते हैं एक बायो को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, हम सबसे पहले बात करेंगे कि बायो में जो चैप्टर है वो चैप्टर कितने हैं बच्चों। तो अगर हम बायो में चैप्टर देखेंगे तो सबसे पहला जो चैप्टर है आपके पास वो है बच्चों लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस के बाद जो दूसरा चैप्टर है बच्चों वो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तीसरा चैप्टर है बच्चों अपने अपने पास वो है रिप्रोडक्शन। और चौथा चैप्टर है बच्चों हेरिडिटी। और पांचवा चैप्टर है नेचुरल रिसोर्सेज। देखो बच्चों, सबसे मेन जो वेटेज अगर मैं आपसे बात करूं, हेरिडिटी से एवोल्यूशन को काट दिया गया है आपके। लाइफ प्रोसेस वेटेज रखता है और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन रखता है। लाइफ प्रोसेस अपने आप में एक हाफ बुक के बराबर है। आप अगर देखेंगे तो वेटेज लाइफ प्रोसेस का बहुत अच्छा खासा है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का है। रिप्रोडक्शन, हमें ऐसा सॉरी, कुछ भी नहीं है जिसको हम छोड़ करके जा सकते हैं, जिसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं कि अच्छा इसमें से नहीं आएगा, ये इंपॉर्टेंट, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो बेटा, आपको पांचों के पांचों चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन इस चैप्टर में पढ़ने का तरीका है, हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। क्योंकि अपने पास लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड टाइम में लिमिटेड सिलेक्टिव चीजों को पढ़ना पड़ेगा। समझ में आ रही बातें? आपको हार्डवर्क तो करना ही करना है, लेकिन साथ ही साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। अगर आप हार्डवर्क ही करते रहेंगे, रट्टाफिकेशन ही मारते रहेंगे कि बायोलॉजी रटने वाली चीजें, कुछ हाथ नहीं लगना है आपके। तो हार्डवर्क के साथ साथ यहाँ पर अपने को जरूरी है स्मार्ट वर्क करने का भी। तो इस स्मार्ट वर्क को करने के लिए मैं आपके पास लेकर के आऊंगा रोजाना एक वीडियो, आपको हम अपलोड करेंगे। हम पूरा का पूरा हम क्या करेंगे, जो कि फ्यूचर लर्निंग एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। हम उसके लिए हमने ये सोचा कि बायोलॉजी का जितना भी पोर्शन है, लाइफ प्रोसेस से लेकर के हेरिडिटी तक के प्रोसेस को हम इस 35 to 45 डेज के अंदर में हम कंप्लीट करेंगे। अब आपको रेगुलर वीडियो हमारे प्लेटफॉर्म पे मिलता रहेगा। तो हम इस सेशन में हम लोग इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए, सबसे पहला जो टॉपिक है आपका वो है लाइफ प्रोसेस। तो हम लोग बात करते हैं बेटा किस चीज़ों के बारे में, लाइफ प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। लाइफ प्रोसेस के अगर बारे में अगर हम बात करें तो लाइफ प्रोसेस सबसे पहले कहते किसको है, इस चीज़ों को समझिए। देखिए बच्चों, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी क्या है बच्चों, लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उन सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस अर्थ पे, इस सराउंडिंग एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के लिए जो भी प्रोसेस को अपनाना पड़ेगा, वो सारे प्रोसेस क्या कहलाएंगे बच्चों, लाइफ प्रोसेस कहलाएंगे। फॉर सर्वाइविंग इन देयर एनवायरनमेंट एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म दोज फंक्शन
दैट इज कंसीडर एज अ लाइफ प्रोसेस। मेरी बातों को समझिएगा कायदे से, मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो एक छोटा सा प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया ही क्यों ना हो, या एक मल्टी सेलुलर सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हम और आप हो गए ये क्यों ना हो, इन जितने भी ऑर्गेनिज्म है, सिंपल से लेकर के हायर तक के ऑर्गेनिज्म, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, इनको सर्वाइव करने के लिए इस एनवायरनमेंट में, इस क्लाइमेट कंडीशन में जो भी फंक्शन को परफॉर्म करना पड़ेगा, यानी अपने को आपको जिंदा रखने के लिए जो भी फंक्शन को परफॉर्म करना पड़ेगा, वो सारे फंक्शन क्या कहलाएंगे बच्चों? लाइफ प्रोसेस कहलाएंगे। क्लियर? तो सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए आप क्या कहेंगे कि कोई लिविंग है या नहीं है, इस बात की कैसे आप पुष्टि करेंगे? तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए अगर मैं बात करूं बच्चों, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक होंगे। जैसे अगर मैं कैरेक्टर की बात करूं, सबसे पहले कैरेक्टर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सरवाइव करने के लिए जो सबसे ज्यादा, सबसे अहम कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर क्या होगा बच्चों? वो कैरेक्टर है रेस्पिरेशन। कौन से कैरेक्टर होंगे बच्चों? रेस्पिरेशन। अगर हम दूसरे कैरेक्टर की तरफ हम बात करें कि दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, तो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक देखने के लिए मिलेगा उनके बच्चों क्या? न्यूट्रिशन। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या देखने के लिए मिलेगा? न्यूट्रिशन। अगर हम बात करते हैं बच्चों तीसरे कैरेक्टरिस्टिक की, कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर तीसरा कैरेक्टरिस्टिक देखने के लिए क्या मिलेगा बच्चों? एक्सक्रीशन। चौथे कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें बच्चों, तो चौथा कैरेक्टरिस्टिक क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों? ग्रोथ। और अगर हम पांचवे कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, तो पांचवा कैरेक्टरिस्टिक क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों? रिप्रोडक्शन। यू आर गेटिंग माई वर्ड्स? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये पांच चीजें होना जरूरी है, कंपलसरी है, तभी वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाएगा। अच्छा, ये मतलब उसको सरवाइव करने के लिए पांच चीजें करनी पड़ेगी। अगर उसे इस एनवायरनमेंट में, इस क्लाइमेट कंडीशन में खुद को सस्टेन करना है, तो ये पांच चीजें करनी पड़ेगी। क्या क्या करना पड़ेगा? उसे रेस्पिरेशन करना पड़ेगा, उसे न्यूट्रिशन करना पड़ेगा, उसे एक्सक्रीशन करना पड़ेगा, उसे ग्रोथ करना पड़ेगा, और साथ ही साथ उसे क्या करना पड़ेगा बच्चों? रिप्रोडक्शन भी करना पड़ेगा। तो हाउ मेनी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म? दे आर द 5 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लाइफ प्रोसेस के बेसिक बुनियाद क्या है, बेसिक फंडामेंटल्स क्या है? 5 कैरेक्टर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर: रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। गेटिंग माई वर्ड्स? नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, कि अगर मैं आपसे पूछूं कि रिस्पिरेशन होता क्या है, तो क्या जवाब दीजिएगा? अच्छा, इसमें ना एक चीज और मैं आपको बता दूं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें होना कंपलसरी है ही बिल्कुल। कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऐसे हैं कि अगर वो कैरेक्टरिस्टिक ना हो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो वो लिविंग हो ही नहीं सकता है। आ रही बात समझ में? और कुछ कैरेक्टरिस्टिक इसमें ऐसे हैं जो अगर नहीं भी प्रेजेंट होगा, तो ऐसा नहीं है कि वो नॉन लिविंग होगा। समझ में आ रही बातें? वो उसको सरवाइव करने के लिए, उसे अपने जनरेशन को कंटेन करने के लिए, मेंटेन करने के लिए उसे वो चीजें करनी पड़ेगी। ठीक है ना? उसे, लेकिन अगर ना भी प्रेजेंट हो तो वो नॉन लिविंग कहलाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिए एक चीज है, यहाँ पर दो तरीके के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। एक होता है डिफाइनिंग कैरेक्टर और एक होता है नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर। क्या होता है कैरेक्टर? डिफाइनिंग कैरेक्टर। और दूसरा कैसा कैरेक्टरिस्टिक होता है? नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक। डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक किसको कहते हैं? द कैरेक्टर विच वी कैन एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। वो कैरेक्टर जिसके बुनियाद पे, जिसके बेसिस पर, जिसके बिहाफ पे आप लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कि हाँ भाई ये कैरेक्टरिस्टिक इसमें नहीं पाया जा रहा है तो ये नॉन लिविंग होगा, ये कैरेक्टरिस्टिक पाया जाता है तो ये लिविंग होगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे डिफाइनिंग फीचर या डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक। अभी आगे लिखाऊंगा इसको। दूसरा है नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक। दोज कैरेक्टरिस्टिक विच वी कैन नॉट एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड एज नॉन डिफाइनिंग फीचर्स और नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर। यानी वो कैरेक्टर जिसके बिहाफ पे आप किसी लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो, वो कैरेक्टरिस्टिक क्या कहलाएगा बेटा? वो लक्षण, वो कैरेक्टर क्या कहलाएगा? नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर कहलाएगा या नॉन डिफाइनिंग फीचर कहलाएगा। चलिए, तो यहां पर हमने कितने कैरेक्टरिस्टिक देखे? हमने कैरेक्टरिस्टिक देखे 5: रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों, जरा सा इसे नोट कर लीजिएगा। मैं कैमरे से साइड हो जाता हूं, आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर के नोट भी कर सकते हैं। चलिए जी, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि रेस्पिरेशन होता क्या है। एक एक कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग डिटेल में देखेंगे जरा कि कैरेक्टरिस्टिक होता क्या है बच्चों।
अगर मैं बात करूं बच्चों रिस्पिरेशन के बारे में, तो रिस्पिरेशन क्या होता है? बहुत सारे बच्चे यहाँ पर मिलते हैं और बहुत सारे बच्चे ऐसे कहते हैं कि इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहल आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एज रिस्पिरेशन। नहीं, बिल्कुल भी गलत, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहल आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एज रिस्पिरेशन। नहीं, दैट इज अ मैकेनिज्म एंड दैट मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज ब्रीदिंग। इसको, इस मैकेनिज्म को हमारा आप क्या कहेंगे बच्चों? ब्रीदिंग कहेंगे, ना कि रिस्पिरेशन कहेंगे। रिस्पिरेशन इससे थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा अलग है। क्या होता है रिस्पिरेशन, जरा हम समझते हैं बेटा। इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, intake of oxygen from external environment from external environment for breakdown of glucose, external environment for breakdown of glucose is called as क्या कहेंगे बच्चों इसे हमारा? रिस्पिरेशन। आई बात समझ में या नहीं? मैंने क्या कहा? इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। हम ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, एंड दीज ऑक्सीजन गोज टू एवरी सेल, हर एक सेल के पास जाता है, जहां पर इसका यूटिलाइज किया जाता है बेटा किस चीजों में? फॉर ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, यानी एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। अच्छा, दैट ग्लूकोज इज यूज्ड, जो इस दरमियान एज अ प्रोडक्ट ग्लूकोज बना है, दैट ग्लूकोज is used for various type of metabolic process, आई बात समझ में? मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि इस दरमियान जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, वो एनर्जी किस चीजों के लिए यूज होगी बेटा? दैट एनर्जी इज यूटिलाइज फॉर द वेरियस टाइप ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस। अब मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे आगे। अभी आप समझिए कि जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती है हमारे बॉडी के अंदर, ऑल द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज, हम लोग क्या कहेंगे बेटा उसे? हम लोग मेटाबॉलिज्म कहेंगे या मेटाबॉलिक प्रोसेस कहेंगे। जैसे हम अभी आपके सामने बोल रहे हैं, तो इसमें हमारा एनर्जी का लॉस हो रहा है, तो ये एनर्जी कहां से आ रही है? यही जो रिस्पिरेशन के दरमियान ग्लूकोज प्रोड्यूस हुआ है, उस दरमियान। आप लिख रहे हैं, अभी क्लास को नोट कर रहे हैं, इस दरमियान लिखने में जो आपका एनर्जी लॉस हो रहा है, वो एनर्जी कहां से आ रहा है? इसी मेटाबॉलिक प्रोसेस के अंदर से आ रहा है, रिस्पिरेशन से अंदर से आ रहा है। डाइजेशन आप कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, जितनी भी एनर्जी आप यूज कर रहे हैं, वो सारे के सारे एनर्जी कहां से आ रही है बेटा? रिस्पिरेशन से आ रहे हैं। तो वेरियस टाइप ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस में, रिपेयरिंग ऑफ डैमेज टिश्यू में, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स में जो एनर्जी का यूटिलाइज होगा, वो एनर्जी कहां से आएगा बच्चों? रिस्पिरेशन से आएगा। अच्छा, रिस्पिरेशन के बारे में मोर डिटेल, ज्यादा अच्छे से डिटेल में जब हम लोग रिस्पिरेशन टॉपिक पढ़ रहे होंगे, तो वहां पर हम करेंगे। ठीक है, अभी आपके लिए एक और यहां पर से रिस्पिरेशन के बारे में एएमयू कई बार बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस पूछते हैं और केमिकल इक्वेशन को पूछता है कि व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला, केमिकल इक्वेशन फॉर रिस्पिरेशन। तो रिस्पिरेशन में हम क्या कर रहे हैं बेटा? ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर रहे हैं। तो ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज है बेटा C6H12O6 प्लस 6O2 in the presence of enzyme, it gives 6CO2 plus 6H2O plus ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, या आप लिख सकते हैं एनर्जी। बच्चों क्लियर? अब कितना एटीपी होता है, क्या होता है, वो हम लोग डिटेल में बात करेंगे जब हम रिस्पिरेशन टॉपिक पढ़ रहे होंगे तब। आ रही बात समझ में मेरी या नहीं? मैंने क्या कहा? इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, आप बाहर की दुनिया से ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और उस ऑक्सीजन को ब्रेक डाउन करने के लिए हम यूज करते हैं। उस ऑक्सीजन का यूज करते हैं ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के लिए, जिसके दरमियान ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से प्रोड्यूस होता है बेटा एनर्जी, और उस एनर्जी का हम यूज करते हैं फॉर वेरियस टाइप ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस। ये हो गया आपका केमिकल फॉर्मूला 6CO2, यानी ये ग्लूकोज
इस ग्लूकोज को हमने क्या किया बेटा, जब तक इस ग्लूकोज को हमें ऑक्सीजन नहीं देंगे ये ब्रेक डाउन नहीं होगा। ये क्या हो गया, ऑक्सीजन, जब यही तो ऑक्सीजन चाहिए हमें। जब तक हम इसे नहीं लेंगे तब तक ये ऑक्सीजन क्या होगा, ब्रेक डाउन नहीं होगा, सॉरी ये ग्लूकोज ब्रेक डाउन नहीं होगा। और इसके ब्रेक डाउन से ही हमें क्या मिल रहा है, यहां पर देखिए एनर्जी, जिस एनर्जी का हम यूज कर रहे हैं वेरियस टाइप ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस में। क्लियर बच्चों, समझ में आ गई बातें यहां तक या नहीं? चलिए इसे नोट कर लीजिए जरा, मैं फ्रेम से बाहर हो रहा हूं। ओके ओके ठीक है बच्चों, हमने लास्ट टर्म पे अभी देखा कि एक जो फीचर्स था अपने पास रिस्पिरेशन, वो एक फीचर देख लिया। दूसरा अपने पास फीचर्स कौन सा है बेटा, दूसरा फीचर्स है, दूसरा कैरेक्टर है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो है न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन किसे कहेंगे बच्चों, ये बात जरा समझिए कि न्यूट्रिशन क्या होता है। देखिए बच्चों, इनटेक ऑफ न्यूट्रिटिव मटेरियल, हमारा आप जो भी चीजों को खाते हैं, जो भी चीजें खाने वाली है, उन चीजों को जो हम इनटेक करते हैं उससे अपने को क्या मिलता है बेटा, एनर्जी मिलता है। समझ में आ रही बातें? तो इनटेक ऑफ न्यूट्रिटिव मटेरियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, दैट प्रोसेस इज नोन एज न्यूट्रिशन। मैंने क्या कहा बच्चों, इनटेक ऑफ न्यूट्रिटिव मटेरियल for intake of nutritive material for production of किस चीजों के लिए बेटा, ग्लूकोज, ग्लूकोज के प्रोडक्शन के लिए, एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए। that process is known as that process is known as क्या कहेंगे बेटा इसे हमारा, न्यूट्रिशन कहेंगे। आई बात समझ में? मैंने क्या कहा बच्चों, मैंने कहा कि फॉर एग्जांपल आपने फॉर एग्जांपल अभी क्या कहते हैं कि आपने एक प्रोटीन, एक एग को खाया, अंडे को खाया, तो उस अंडे से आपको क्या मिलेगा बच्चों, खाने से, एग इज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन जो है बेटा ये एक क्या कहते हैं, आप समझ सकते हो कि प्रोटीन इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी भी कह सकते हैं आप, इसके अंदर भी एनर्जी होता है, लेकिन बेसिकली इसका काम ये है प्रोटीन का, मसल्स बिल्डिंग में काम करता है। खैर हम बात करते हैं कि इस प्रोटीन के ऊपर, जब तक इस प्रोटीन के ऊपर क्या नहीं काम करेगा बच्चों, एंजाइम नहीं काम करेगा। इस एंजाइम के एक्ट करने की वजह से ये प्रोटीन किसकी शक्ल में बदल जाएगा बेटा, ये प्रोटीन बदल जाएगा बेटा अमाइनो एसिड की शक्ल में। याद रहेगा बच्चों, किसकी शक्ल में बदल जाएगा, ये अमाइनो एसिड की शक्ल में बदल जाएगा। और इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बेटा डाइजेशन। क्या कहेंगे इस प्रोसेस को हम लोग, डाइजेशन कहेंगे। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि आपके पास कार्बोहाइड्रेट है, उस कार्बोहाइड्रेट के ऊपर भी एंजाइम एक्ट करेगा और उस कार्बोहाइड्रेट को बदल देगा बेटा ग्लूकोज में। तो इंड प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट हम लोग क्या कहेंगे बेटा, ग्लूकोज को कहेंगे, याद रखिएगा। तो उसी तरीके से प्रोटीन का क्या इंड प्रोडक्ट, अमाइनो एसिड है। तो ये सारी चीजें जब तक एनर्जी में, ये सब चीजें क्या है बेटा, हमें डाइजेस्ट करना पड़ेगा। तो डाइजेस्ट करने के लिए इसी प्रोसेस को हमारा आप क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। इनटेक ऑफ न्यूट्रिटिव मटेरियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज या एनर्जी, दैट प्रोसेस इज नोन एज, हम लोग क्या कहेंगे बेटा, न्यूट्रिशन कहेंगे। क्लियर? चलिए बच्चों अब बात करते हैं हम लोग किस चीजों के बारे में, एक्सक्रीशन के बारे में। एक्सक्रीशन किसको कहेंगे बच्चों, याद रखिएगा एक्सक्रीशन किसे कहेंगे बेटा, आफ्टर द मेटाबॉलिक, या हम कह सकते हैं मेटाबॉलिज्म, आफ्टर द मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म के बाद, आफ्टर द मेटाबॉलिज्म इन आवर बॉडी, some toxic substance, जिसको हम लोग वेस्ट भी कह सकते हैं, is formed, हमारे बॉडी के अंदर वो टॉक्सिक सब्सटेंस क्या होते हैं, फॉर्म्ड होते हैं,
removal of these toxic substance, removal of these toxic substance from the body, called as, क्या कहेंगे बच्चों से हम लोग उसे कहेंगे एक्सक्रीशन। ठीक है बच्चों, लाइफ प्रोसेस में इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है, रिस्पिरेशन के बारे में भी डिटेल में पढ़ना है, न्यूट्रिशन के बारे में भी डिटेल में पढ़ना है। मैंने क्या कहा, आफ्टर द मेटाबॉलिक प्रोसेस, मेटाबॉलिज्म के बाद जैसे आपने खाना खाया तो आपके अंदर कुछ अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस भी बचेंगे जो डाइजेस्ट नहीं होते। आपने इनहेल किया ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन का यूज होकर के आपके सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड हुए, तो रिमूवल ऑफ दीज कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड आपके लिए क्या है, टॉक्सिक सब्सटेंस है। अनडाइजेस्टेड फूड क्या आपके लिए टॉक्सिक सब्सटेंस है। तो हमारे बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म के बाद कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, उस वेस्ट प्रोडक्ट को हम क्या करेंगे, टॉक्सिक सब्सटेंस कहेंगे। उसी टॉक्सिक सब्सटेंस को रिमूवल करना, रिमूव आउट करना अपने लिए क्या कहलाता है बेटा, हमारे लिए कहलाता है एक्सक्रीशन। और हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है बेटा, अगर हम बात करें यहां पर कि आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन, आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है बच्चों, हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है किडनी। किडनी के बारे में डिटेल में जब हम एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ रहे होंगे तो वहां पर किडनी के स्ट्रक्चर को, किडनी के अंदर के नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को देखेंगे। क्लियर, समझ में आ गई बातें। चलिए अगला टॉपिक है अपना, अगला पॉइंट है अपने पास, क्या चीज है बच्चों, ग्रोथ। अगला टॉपिक अपने पास क्या है बच्चों, ग्रोथ। ग्रोथ की अगर हम बात करें तो ग्रोथ कहेंगे किसको बेटा, इंक्रीजिंग इन मास एंड इंक्रीजिंग इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल इज कॉल्ड एज ग्रोथ। आई बात समझ में। कुछ लोग कहते थे कि शेप में भी चेंज हो जाना क्या कहलाएगा बेटा, ग्रोथ कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं कि आपने आटा रोटी बनाते होंगे, आप हाँ लड़के भी बना सकते हैं ऑब्वियसली, ऐसा कोई ऑफेंड होने की बात नहीं है, आना भी चाहिए बनाने के लिए, मुझे खुद भी आता है। तो अब ऐसे कंडीशन में अगर आप रोटी को बनाते हैं तो रोटी का जो लोई लेते हैं आप, आटे का लोई जो लेते हैं वो राउंड करते हैं आप पहले उसे, फिर उसे बेलन से बेल करके आप उसके साइज को चेंज कर देते हैं। तो क्या शेप में उसके चेंज हो गया, साइज में उसके चेंज हो गया, क्या वो ग्रोथ कहलाएगा, नहीं, वो ग्रोथ नहीं कहलाएगा। याद रखिएगा बेटा, ग्रोथ किसको कहते हैं, इंक्रीजिंग इन मास एंड इंक्रीजिंग इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल इज कॉल्ड एज ग्रोथ। मैं क्या कह रहा हूं बेटा, इंक्रीजिंग इन मास, या तो मास में कोई चीज ग्रोथ हो रहा है और नंबर ऑफ इंडिविजुअल में, या नंबर ऑफ इंडिविजुअल में, नंबर ऑफ इंडिविजुअल इज कॉल्ड एज, उसे हमारा आप क्या कहेंगे बेटा, इज कॉल्ड एज ग्रोथ कहलाएगा वो। इंक्रीजिंग इन मास एंड इंक्रीजिंग इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल इज कॉल्ड एज, हमारा आप क्या कहेंगे बेटा, उसे ग्रोथ कहेंगे। क्लियर। अच्छा, अब ग्रोथ अगर हम बात करें तो ग्रोथ कितने टाइप के होते हैं बेटा, एक होता है बेटा इंटरनल ग्रोथ और एक होता है एक्सटर्नल ग्रोथ। इंटरनल ग्रोथ और एक होता है बच्चों एक्सटर्नल ग्रोथ। एक्सटर्नल ग्रोथ, मैंने क्या कहा बच्चों, इंटरनल ग्रोथ। अच्छा, इंटरनल ग्रोथ को ही हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इंटर्नसिक ग्रोथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे बेटा हम लोग, इंटरनल ग्रोथ को इंटर्नसिक ग्रोथ भी कहते हैं, याद रखिएगा। और एक्सटर्नल ग्रोथ को हम लोग एक्सट्रिंसिक ग्रोथ भी कहते हैं। इंटरनल ग्रोथ किसको कहते हैं बेटा, अच्छा इंटरनल ग्रोथ मैं कई बार वर्ड यूज कर चुका हूं आपके सामने, मेटाबॉलिज्म। आप लोगों को पहले हम मेटाबॉलिज्म क्लियर कर देते हैं, फिर हम आपके आते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल ग्रोथ पे बेटा। देखो बच्चों, अगर हम लोग बात करते हैं मेटाबॉलिज्म के बारे में, मेटाबॉलिज्म के बारे में, तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है बेटा, ये समझ लीजिएगा। एवरी केमिकल रिएक्शन, एवरी केमिकल रिएक्शन
which take place inside the cell called as, क्या कहेंगे बेटा उसे, हमारा मेटाबॉलिज्म कहेंगे। आ रही बात समझ में या नहीं? जितने भी बच्चों केमिकल रिएक्शन होगा हमारे बॉडी के अंदर, वो सारे केमिकल रिएक्शन क्या कहलाएंगे बच्चों? मेटाबॉलिज्म कहलाएंगे। आई बात समझ में? अच्छा, चाहे वो केमिकल रिएक्शन किसको कहते हैं, ये तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा ही होगा, इतनी तो आपको पता ही होगी कि जो रिवर्सेबल नहीं होता, इरिवर्सेबल होता है। अच्छा, तो हम बात करते हैं यहाँ पर केमिकल रिएक्शन के बेसिस पर। अगर हम मेटाबॉलिज्म की बात करें तो मेटाबॉलिज्म कितने टाइप का होता है, इस बात को जरा अरे यार शिट, अगर हम बात करें बेटा कि मेटाबॉलिज्म कितने टाइप के होते हैं तो इन चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। मेटाबॉलिज्म दो टाइप का होता है बच्चों। एक आता है अपने पास एनाबॉलिज्म, और दूसरा आता है बच्चों अपने पास कैटाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म क्या होता है बेटा, जरा सा इस बात को समझते, इसे नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अगर हम बात करें बच्चों एनाबॉलिज्म के बारे में कि एनाबॉलिज्म क्या होता है, तो समझिएगा जरा सा। देखो बच्चों, एनाबॉलिज्म कहते हैं कि व्हेन द सिंपल सब्सटेंस आर मिक्स टुगेदर, जब छोटी छोटी चीजें, सिंपल छोटी छोटी चीजें मिलकर के एक कॉम्प्लेक्स चीज बना देती है, जब सिंपल सब्सटेंस मिलकर के कॉम्प्लेक्स चीजों का फॉर्मेशन करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एनाबॉलिज्म। व्हेन, हम लिख सकते हैं बच्चों, व्हेन सिंपल सब्सटेंस are mixed together and convert into complex form called as, क्या कहेंगे बेटा उसे हम लोग? एनाबॉलिज्म कहेंगे। याद रहेगा बच्चों, मैंने क्या कहा कि when the simple substance are mixed together and they will be converted into the complex substance, उसको हम लोग क्या कहेंगे? एनाबॉलिज्म कहेंगे। इसके एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो एग्जाम्पल में आ जाता है फोटोसिंथेसिस। एग्जाम्पल इसका क्या हो सकता है बच्चों? फोटोसिंथेसिस। अब समझिएगा कि फोटोसिंथेसिस कैसे हो गया सर, सिंपल सब्सटेंस कैसे कॉम्प्लेक्स में तब्दील हो गया। देखिए फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चाहिए आपको? चाहिए बेटा 6CO2 प्लस 12H2O। अच्छा, पुराने एनसीईआरटी में बेटा ये 12H2O की जगह 6H2O ही है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, 12H2O होता है, नए एनसीईआरटी में अपडेट कर दिया गया है। इन द प्रेजेंस ऑफ, क्या चाहिए बच्चों? सनलाइट अपॉन क्लोरोफिल। तो आप देखिए छोटी छोटी चीजें, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, ये सिंपल सब्सटेंस है। इन सब के मिक्स होने की वजह से बना बेटा C6H12O6, यानी कि ग्लूकोज। ये कॉम्प्लेक्स है बेटा, ये क्या है बच्चों? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। प्लस 6O2 प्लस 6H2O। आई बात समझ में या नहीं? तो अगर छोटी छोटी चीजें मिलकर के ये कॉम्प्लेक्स, ये सारी चीजें क्या थी? सिंपल थी। ये सब के सब कैसे थे बच्चों? सिंपल सब्सटेंस थे, सिंपल थिंग्स थे, ये मिलकर के कॉम्प्लेक्स चीजों का फॉर्मेशन किया। तो ऐसे सब्सटेंस को, ऐसे प्रोसेस को हमारा आप क्या कहेंगे? एनाबॉलिज्म कहेंगे। इसी तरीके से आपका एक एग्जांपल ले सकते हैं, मेकिंग ऑफ टी, चाय का बनना। भैया चाय में आप क्या क्या डालते हो? दूध हो गया, चीनी हो गया, पत्ती होगी, सारी चीजें डालते हो। अब इन चीजों की वजह से आपको एक चाय बनकर के तैयार होता है जिसके अंदर निकोटीन प्रेजेंट है। और निकोटीन क्या है बेटा? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हो गया, वो आपके मेटाबॉलिज्म रेट को इंक्रीज कर देता है। इसलिए आपने देखा होगा चाय पीने के बाद आपको नींद भी कम आती है। समझ में आ रही? कॉफी ले लें आप, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग काम करेगा वो।
तो मेकिंग ऑफ टी इज एन एग्जांपल ऑफ कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। याद रहेगा बच्चों? कैटाबॉलिज्म क्या होता है समझते हैं जरा सा। कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म की अगर हमारा आप बात करें बच्चों, तो कहता है यहां पर कि व्हेन द सिंपल सब्सटेंस, यानी व्हेन द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, व्हेन द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस is break down into simple substance, जब कोई कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ब्रेक डाउन हो जाता है बेटा किसमें? सिंपल सब्सटेंस में हो जाता है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? कॉल्ड एज, क्या कहेंगे बच्चों से? बोलिए। कैटाबॉलिज्म कहेंगे। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं कैटाबॉलिज्म के बच्चों? एग्जाम्पल में आपके सामने मैं पेश कर दे रहा हूं किस चीजों को। फॉर एग्जाम्पल रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की अगर हमारा आप बात करें बच्चों, तो रेस्पिरेशन में क्या होता है? देखिए, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस यानी कि ग्लूकोज C6H12O6 ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ब्रेक डाउन हो जा रहा है बेटा 6CO2 6H2O प्लस ATP में। देखिए कॉम्प्लेक्स चीज यानी कि ग्लूकोज, ये क्या था बच्चों आपके पास? कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स चीज ब्रेक डाउन हो गया किसके अंदर? सिंपल सब्सटेंस के अंदर। तो इस प्रोसेस को हमारा आप क्या कहेंगे? कैटाबॉलिज्म कहेंगे। क्लियर? तो हम बात कर रहे थे किसके बारे में बच्चों? यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया कि मेटाबॉलिज्म, बार बार वर्ड आ रहा था आपके सामने कि व्हाट डू यू मीन बाय द मेटाबॉलिज्म? एवरी केमिकल रिएक्शन व्हिच टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड एज, क्या कहेंगे उसे हमारा? मेटाबॉलिज्म कहेंगे। मेटाबॉलिज्म कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। क्लियर है बच्चों? इसे याद रखिएगा कि एनाबॉलिज्म के एग्जांपल से सवाल पूछ लेते हैं, कैटाबॉलिज्म के एग्जांपल से सवाल पूछ लेते हैं, तो ये सब सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। नाउ बैक टू द पॉइंट, हम वापस आते हैं किसके ऊपर बेटा? हमने बात किया था कि जो है अपने पास ग्रोथ जो था वो दो तरीके का था, एक था इंटरनल ग्रोथ और एक था एक्सटर्नल ग्रोथ। इंटरनल ग्रोथ किसको कहते हैं बेटा? कि इंटरनल ग्रोथ की अगर हम बात करें यहां पर बच्चों, इंटरनल ग्रोथ की अगर हमारा बात करें बच्चों कि इंटरनल ग्रोथ किसको कहेंगे, तो याद रखिएगा कि ड्यू टू द मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म की वजह से जो हमारे बॉडी के अंदर ग्रोथ होता है। आ रही बात समझ में? जैसे फॉर एग्जांपल कि आप खूब क्या कहते हैं फैटी चीजें और खूब खाना शुरू कर दीजिए तो आपके वेट में इंक्रीज होगा, ये कंसीडर किया जाएगा ग्रोथ के अंदर। आप डाइटिंग पे आ जाए, आप अपना वेट लॉस कीजिए, ये नेगेटिव ग्रोथ के अंदर आएगा। आ रही बात समझ में? तो मैं कह रहा हूं कि ड्यू टू द मेटाबॉलिज्म द ग्रोथ इज अकर इनसाइड द सेल। मैंने क्या कहा बच्चों? मैंने कहा ड्यू टू मेटाबॉलिज्म, ड्यू टू मेटाबॉलिज्म ग्रोथ इज अकर inside the cell called as, इसे हमारा आप क्या कहेंगे बच्चों? called as कहेंगे इसे हम लोग इंटरनल ग्रोथ या इंटर्नसिक ग्रोथ। इंटरनल ग्रोथ। ठीक है। दूसरा आता है बच्चों आपके पास एक्सटर्नल ग्रोथ। एक्सटर्नल ग्रोथ की अगर हमारा आप बात करें बेटा, तो कहता है कि ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ सम सब्सटेंस, बाहरी चीजें इकट्ठा हो जाने की वजह से, जैसे अगर हम बात करें माउंटेन है, पहाड़ है आपके पास, सॉरी आपके पास नहीं, बाहर, तो आपने देखा होगा कि माउंटेन के साइज में हमेशा ग्रोथ होता ही चला जाता है। ठीक है, हमेशा हर साल कुछ ना कुछ सेंटीमीटर माउंटेन के ग्रोथ में क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। या आपके घर के आसपास कहीं पे गड्ढा होगा, उस गड्ढे का दिनों दिन साइज छोटा होता चला जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि बाहरी चीजें उसके ऊपर इकट्ठा होती है जिसकी वजह से उसके अंदर ग्रोथ हो रहा है। समझ में आ रही बात है? तो मैं कहूं ड्यू टू accumulation of
accumulation of some substance on their body surface. बॉडी सरफेस के ऊपर कुछ चीजें एक्यूमुलेट होने की वजह से जो ग्रोथ होगा, उस ग्रोथ को हम लोग क्या कहेंगे बेटा? कॉल्ड एज, इसे हमारा आप कहेंगे एक्सटर्नल ग्रोथ, या इसे ही हम लोग कहेंगे एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। जैसे ग्रोथ ऑफ माउंटेन, एग्जाम्पल इसके क्या हो जाएंगे बेटा? ग्रोथ ऑफ माउंटेन, पहाड़ के अंदर ग्रोथ होना। तो अब कहोगे क्या कि ग्रोथ माउंटेन जो है वो ग्रोथ कर रहा है, तो क्या वो ग्रोथ पॉजिटिव है, निगेटिव है? क्या वो ग्रोथ की वजह से हम उसे लिविंग कह सकते हैं या नॉन लिविंग कह सकते हैं? क्या रीजन हो सकता है बेटा? तो देखिए, मैंने क्लास की शुरुआत में आपको बताया था कि दो तरीके के कैरेक्टर होते हैं, एक होता है डिफाइनिंग फीचर्स और एक होता है नॉन डिफाइनिंग फीचर। डिफाइनिंग फीचर उस फीचर को कहते हैं जिसके बिहाफ पे यू कैन एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। जिस कैरेक्टर के बिहाफ पे आप कह सकते हो कि सर ये मैं लिविंग हूं और ये पेन जो है वो नॉन लिविंग है, इसको हम लोग कहेंगे डिफाइनिंग फीचर। अब मान लो कि पेन के ऊपर हम क्या करते बेटा, कुछ रबर के या आटे से इस पे लगा दे कुछ इस तरीके का, और कहे कि सर ये तो ग्रोथ कर गया। तो या फिर ये नेचुरली अगर कुछ, मान लो कि ये पहाड़ है, इसके ऊपर, पहाड़ के ऊपर बेटा, माउंटेन के ऊपर बहुत सारे जीव जंतु हैं, लिविंग थिंग्स है वहां पर, पेड़, पहाड़, पेड़ है, वो डिकम्पोज होंगे तो कुछ ना कुछ लेयर को छोड़ते चले जाते हैं, जिसकी वजह से ग्रोथ हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास यहां पर ये एक माउंटेन है, अब इसकी वजह, इसके ऊपर बहुत सारी चीजें इकट्ठा होने की वजह से, छोटी छोटी चीजें इकट्ठा होने की वजह से ये अपने साइज में इंक्रीज कर रहा है। ये अपने साइज में क्या कर रहा है बच्चों? इंक्रीज कर रहा है। तो क्या हम लोग इसे लिविंग थिंग्स कहेंगे कि सर माउंटेन जो है वो ग्रोथ कर रहा है, तो माउंटेन को हम क्या कह सकते हैं? लिविंग थिंग्स कहेंगे? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। माउंटेन्स इज नॉट कंसिडर्ड एज अ लिविंग थिंग्स। व्हाई? बिकॉज यहां पर एक्सटर्नल ग्रोथ हो रहा है। यहां पर जो चीजें आ रही है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहां पर जो चीजें आ रही है वो किसकी वजह से आ रही है? बाहरी चीजों के इकट्ठा होने की वजह से। अब जब बाहरी चीजों की वजह से अगर ग्रोथ हो रहा है इसके अंदर, इकट्ठा होने की वजह से, तो ऐसे ग्रोथ को हम और आप क्या कहेंगे? एक्सटर्नल ग्रोथ कहेंगे। सो ऑन द बिहाफ ऑफ एक्सटर्नल ग्रोथ, ग्रोथ इज नॉट कंसिडर्ड एज अ डिफाइनिंग फीचर। तो मैं यहां पर नोट करके लिख सकता हूं, बच्चों इसे रब कर दो। मैं लिख सकता हूं यहां पर क्या, पीछे लिख देते हैं बच्चों, नहीं जगह नहीं है। चलिए यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, नोट करके, ग्रोथ इज नॉन डिफाइनिंग फीचर। ग्रोथ is a non-defining feature. Defining feature. ग्रोथ कैसा है बेटा? एक नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है। ऑन द बिहाफ ऑफ ग्रोथ यू कैन नॉट एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, क्योंकि माउंटेन भी तो ग्रोथ कर रहा है। तो कहोगे सर ग्रोथ अगर क्राइटेरिया है किसी लिविंग थिंग्स के होने का, तो माउंटेन भी ग्रोथ कर रहा है, इट मीन ग्रोथ माउंटेन भी क्या हुआ? लिविंग थिंग्स हुआ, जबकि ऐसा नहीं है। क्लियर बच्चों? चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला है अपने पास कैरेक्टरिस्टिक किसी भी लिविंग थिंग्स का, वो है बेटा रिप्रोडक्शन। अपने अंदर कैसा कैरेक्टरिस्टिक लास्ट है? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो रिप्रोडक्शन इज फाउंड इन ओनली लिविंग थिंग्स, सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स के अंदर ही प्रेजेंट होता है। अब सोचो कि अगर ये बोर्ड ये मार्कर रिप्रोड्यूस कर रहा होता तो कितना अच्छा होता है। इमेजिन करो, इसके दादा को खरीद के लाते और इसके पोता से लिख रहे होते, बट ऐसा नहीं है। ओके अब ऐसा नहीं है, क्योंकि तो फिर आपका सवाल ये होगा कि फिर सर इसको आप डिफाइनिंग में रखेंगे या नॉन डिफाइनिंग में रखेंगे? बेटा इसे भी नॉन डिफाइनिंग के अंदर रखेंगे। क्यों? समझते आइए। रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो रिप्रोडक्शन इज कंसीडर एज अ नॉन डिफाइनिंग फीचर। अगर मैं रिप्रोडक्शन की बात करूं तो सबसे पहले बात किसको कहेंगे बेटा? इट इज ओनली फाउंड इन, इट इज ओनली फाउंड इन लिविंग थिंग्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये देखने के लिए अपने को मिलेगा। इन दिस प्रोसेस,
in this process all living organism produce their own kinds of progeny cell. या ऑफ स्प्रिंग्स, या हम लिख सकते हैं बच्चों किड्स। आई बात समझ में? मैंने क्या कहा, रिप्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स के अंदर देखने के लिए मिलेगा, और इस प्रोसेस के दरमियान याद रखिएगा जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो अपने जैसे ओन काइंड्स ऑफ प्रोजेनी सेल्स को रिप्रोड्यूस करेंगे। जो जैसा है वो अपने जैसे बच्चे को, अपने जैसे क्या कहते हैं कि ऑफ स्प्रिंग्स को, किड्स को क्या करेगा, बच्चे को जन्म देगा। इस प्रोसेस को हमारा आप क्या कहेंगे, रिप्रोडक्शन कहेंगे। तो अच्छी बात है ना सर, आप तो कह देंगे कि भैया रिप्रोडक्शन जिसके अंदर हो रहा है वो लिविंग है, जिसके अंदर नहीं हो रहा है वो नॉन लिविंग है। क्लियर? ये बात समझ में आ रही है बात? जिसके अंदर रिप्रोडक्शन हो रहा है वो लिविंग है, जिसके अंदर नहीं हो रहा है वो नॉन लिविंग है। बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। देखिए बेटा, अगर हम बात करें एग्जाम्पल में इसके कि हमारे सोसाइटी में कुछ इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स होते हैं, स्ट्राइल लोग होते हैं, म्यूरिन होते हैं, दे आर नॉट कैपेबल टू प्रोड्यूस देयर प्रोजेनी सेल। कुछ क्या है बेटा, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल है। अब बहुत सारे रीजन होते हैं बेटा इनफर्टिलिटी होने के, मतलब दोज पर्सन विच कैन नॉट एबल टू प्रोड्यूस देयर बेबी, वो इंसान, वो औरत या वो मर्द जो अपने बच्चों को क्या कैपेबल नहीं है रिप्रोड्यूस करने के, ऐसे लोगों को हमारा आप क्या कहेंगे, इनफर्टाइल कहेंगे। अच्छा, तो मतलब हमने अभी आपसे पूछा कि सर जो रिप्रोड्यूस करेगा वो लिविंग होगा, जो रिप्रोड्यूस नहीं करेगा वो नॉन लिविंग होगा। तो ये रिप्रोड्यूस, ये ह्यूमन बीइंग, कोई भी XYZ आपके सोसाइटी में आस पड़ोस में बहुत सारे ऐसे कपल्स होंगे, ह्यूमन कपल होंगे, दे आर नॉट कैपेबल टू प्रोड्यूस देयर बेबी। उनके आल औलाद, उनके बच्चे, उनके किड्स, उनके ऑफस्प्रिंग्स नहीं होंगे। तो क्या उन्हें आप नॉन लिविंग कहेंगे? नहीं बेटा, ऐसा नहीं कह सकते कि कोई भी इनफर्टाइल है, म्यूरिन है, इनक है, इन सब को हम लोग किसके कैटेगरी में नहीं रख सकते, नॉन लिविंग के कैटेगरी में नहीं रख सकते। सो ऑन द बिहाफ ऑफ रिप्रोडक्शन वी कैन नॉट एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द living things and non-living things. That's why reproduction is also considered as a non-defining feature. Reproduction is a कैसा है बच्चों, non-defining feature है। आई बात समझ में? Why? In our society some human couples are not produce, are क्या कहते हैं, infertile, so they are not capable to produce their baby, so that doesn't mean कि they are non living. So on the behalf of reproduction we cannot able to differentiate between the living things and non living things. क्लियर बच्चों? यहां पर आपके पांचों कैरेक्टरिस्टिक एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म के, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होना चाहिए, जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट में सस्टेन करने के लिए चाहिए, वो सारे के सारे हमने डिटेल में पढ़ा। अब जब हम रिप्रोडक्शन में आएंगे तो इसके बारे में भी पढ़ेंगे कि व्हाई रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, सारी बातों को। चलिए, अच्छा एक बात और बता देता हूं यहां पर आप लोगों को कि व्हाई रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी, टू कंटिन्यू देयर जेनरा, टू कंटिन्यू देयर फैमिली, टू कंटिन्यू देयर स्पीसीज। फॉर एग्जाम्पल कि कोई ऑर्गेनिज्म है जो आज से रिप्रोडक्शन रुक जाए उसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल एक डॉग के अंदर अगर मैं बात करूं कि डॉग के अंदर रिप्रोडक्शन ना हो बेटा, तो डॉग की लाइफ साइकिल कितनी है, 16 से 20 साल की मैक्स टू मैक्स। तो क्या अगले 20 साल बाद इस अर्थ पे एक भी डॉग दिखाई देगा? नहीं देगा। तो मतलब अगर किसी ऑफिस